छत्तीसगढ़ विधानसभा का सत्र कल से शुरू होना है। 4 दिनों के सत्र में बीजेपी ने सरकार को घेरने की पूरी प्लानिंग कर ली है। बीजेपी कोरोना संक्रमण में बढ़ोतरी, अवैध शराब और उत्खनन समेत गाय और हाथियों की मौत के मामले उठा सकती है। सत्ता पक्ष की बात करें तो सरकार अनुपूरक बजट लाने की तैयारी में है। साथ ही सत्ता पक्ष बीजेपी के हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। इसलिए सरकार का कहना है कि हम तैयार हैं। सरकार अपनी तैयारी कर रही है और हम लोग विधायक भी अपनी तैयारी के साथ जा रहे हैं और विपक्ष के जो भी हमले होंगे उन हमलों का हमारे सत्ता पक्ष के विधायक और सरकार भी उसका जवाब देगी। भारतीय जनता पार्टी के पास, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। छत्तीसगढ़ की माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, इसीलिए छत्तीसगढ़ की जनता बहुत खुश है। हम लोग भी 15 साल विपक्ष में रहे। मानसून सत्र हो या शीतकालीन सत्र हो, 4-5 दिन से ज़्यादा नहीं होता, मगर पहले उनके कार्यकाल को याद करना चाहिए कि उन्होंने कितने साल का सत्र बुलाया था। तो कोई काम ही नहीं कर रही सरकार, सोसेबाजी कर रही है। असलन रोका छेका क्या है? रोका छेका आप लोग बताओ तो मुझको। रायपुर में पशु घूमना बंद हो गया? क्या हो रहा है गोठान में? गोबर खरीदी में बताएं तो चलो, तो वहां देखना चाहेंगे। गोबर की चोरी हो रही है। मैं तो बोला पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। गोठान से गोबर की चोरी होना, 2-3 प्रकरण हुए हैं। अब लॉ एंड ऑर्डर संभालना छोड़ के गोबर की चोरी पुलिस देखे। कोरोना में कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। हरदेव सिन्हा मर गया, उसमें कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। जमालो मड़कम 80 किलोमीटर पैदल चल के भूख से मर गए, उसमें कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो सरकार सिर्फ बात करती है रोका छेका और नरवा घुरवा गरवा बारी की। कोरोना का मुद्दा है, किसानों के मुद्दा है, कोल माफिया के साथ साथ अब तो नए नए माफिया पैदा हो गए। शराब माफिया अलग काम कर रहा है, कोल माफिया अलग कर रहा है, रेत माफिया अलग काम कर रहा है। यूरिया को लेकर, जैसे शराब की दुकान में आप लाइन देखते हैं, उससे बड़ी लाइन यूरिया की लाइन लग गई है और ब्लैक में यूरिया बिक रहा है। हाहाकार मचा हुआ है। ये पूरे छत्तीसगढ़ की स्थिति है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो विधानसभा के अंदर अवसर मिलेगा और हम लोग, समय कम है मगर कोशिश करेंगे छत्तीसगढ़ के जनहित के ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दा उठाएं। वहीं विधायकों की आपत्ति के बाद कोरोना टेस्ट नहीं करवाने का फैसला लिया है। हालांकि एहतियात और गाइडलाइन के साथ सत्र होगा। सत्र के पहले दिन राज्य के पहले सीएम अजीत जोगी समेत अन्य दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। इसके बाद बचे 3 दिनों में अनुपूरक बजट और बाकी विधायकों पर चर्चा होगी। कोरोना टेस्टिंग की बात करें तो छत्तीसगढ़ की पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने कोरोना टेस्टिंग का समर्थन किया है। ये हमारी अपनी सुरक्षा के लिए है, विधायकों के, उनके सुरक्षा कर्मियों के, विधानसभा के कर्मचारियों के, और विधानसभा के अंदर तो टेस्ट कराना तो हमारे लिए ही फायदेमंद है, हमारी सुरक्षा के लिए हो रहा है। कोई टेस्ट करने से बचने का कोई कारण नहीं समझ में आता कि हम सबको एक बार टेस्ट कराना ही चाहिए। और मैंने तो टेस्ट करा लिया है, नेगेटिव आता है पॉजिटिव आता है, ये बात की बात है, मगर खुद को संतुष्टि होनी जरूरी है। तो कल से शुरू होने वाले सत्र को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं, उसे जानने के लिए हम सीधे रुख करेंगे हमारे विशेष संवाददाता मोहन तिवारी का। मोहन, कोविड-19 ने सब कुछ बदल कर रख दिया है। कल से सत्र शुरू हो रहा है, व्यवस्थाएं भी बदली होंगी और सरकार तैयार है, विपक्ष भी तैयार है। सत्र के हंगामेदार होने के आसार हैं। बिल्कुल, देखिए ये सत्र इसलिए काफ़ी अहम है क्योंकि न केवल प्रक्रिया की जो संचालन है वो प्रक्रिया जो है वो बदली हुई और बदला हुआ परिदृश्य हमें विधानसभा के अंदर नज़र आएगा। वहीं क्योंकि मुद्दों की एक लंबी फहरिस्त विपक्ष के पास आ गई है, क्योंकि 6 महीने से अधिक का समय 2 सत्र के बीच हो गया है, तो ऐसे में जो घटनाक्रम हुए हैं, जो मुद्दे हैं, वो एक तरीके से विपक्ष के पास काफ़ी समय से जमा है, जिन्हें वो विधानसभा के मंच में उठाना चाहती है और इसीलिए काफ़ी लंबी तैयारी के साथ विपक्ष की इस पूरे सत्र में उतरने की तैयारी होगी। हालांकि सत्र काफ़ी छोटा है, केवल 3 दिन ही कार्यवाही के मिलेंगे, क्योंकि पहला दिन श्रद्धांजलि जो है उसमें चला जाएगा और कहा जा रहा है कि उस दिन कार्यवाही का बाकी का संचालन नहीं होगा। लेकिन बाकी 3 दिन की तैयारी के हिसाब से पक्ष विपक्ष ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं और इसी सिलसिले में जो जानकारी आई है, दोनों पक्ष कल जो है अपने विधायक दल की बैठक करने वाले हैं।
सत्ता पक्ष के लिए ये दिन काफ़ी अहम है, क्योंकि कल वो विधायक दल की बैठक करके क्योंकि एक मुद्दे सरसरी तौर पर नज़र में आ चुके हैं कि किन मुद्दों के आधार पर विपक्ष की सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी है। 4 स्थगन प्रस्तावों की सूचना विपक्ष के द्वारा दी जा चुकी है, जिसमें सबसे अहम कोरोना संकट के दौरान जो टेस्टिंग कम हो रही है, कोरोना संकट के दौरान जो अव्यवस्था है, जो नियंत्रण नहीं कर पा रही है सरकार, इन सब मुद्दों को लेकर स्थगन है। इन सब मुद्दों पर तैयारी सत्ता पक्ष को करनी होगी और इसीलिए विधायक दल की बैठक कल बुलाई गई है। कार्यवाही के लिहाज से कल जो ये पूरा सत्र है वो काफ़ी अहम है, क्योंकि सरकार ने तैयारी की है कि वो 12 संशोधन विधेयक इस पूरे दौरान लाएगी और इसमें एक अनुपूरक बजट भी उन्हें पास कराना होगा। तो अनुपूरक बजट जो है वो ज़रूर सरकार की कोशिश होगी कि पास करे, इसके लिए वो अपनी रणनीति बनाएगी। इसके अलावा संशोधन विधेयकों को भी समय समय पर प्रस्तुत कर उसे पास कराए, ये सरकार की जिम्मेदारी है। इस लिहाज से तैयारी को देखते हुए कल विधायक दल की बैठक है। वहीं विपक्ष के पास मुद्दों की क्योंकि कमी नहीं है और पहले दिन से ही उसकी कोशिश होगी कि वो मुद्दों को उठाए, तो उसकी भी अपनी तैयारी है। तो काफ़ी हंगामेदार ये सत्र हमें देखने को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल मोहन, आपका बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कल से छत्तीसगढ़ विधानसभा का सत्र शुरू होना है, 4 दिन का सत्र रहेगा और कोविड-19 को देखते हुए तमाम तरीके की व्यवस्थाओं में बदलाव किए गए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा, मास्क अनिवार्य रहेगा, सैनिटाइजर यहाँ पर यूज़ करना होगा सभी सदस्यों को और अलग अलग केबिन भी बनाए गए हैं, ग्लास का यूज़ किया गया है केबिन के डिवाइडेशन के लिए और विपक्ष और सत्ता पक्ष इस सत्र के लिए तैयार है। बीजेपी ने सरकार को घेरने की तैयारी पूरी कर रखी है। वहीं 25 अगस्त से छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। कोरोना के चलते इस बार सत्र भी बदला सा होगा। क्या क्या बदलने वाला है, किस तरह की तैयारियां हैं, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता मोहन तिवारी ने। कोरोना संकट काल के दौरान होने वाले मानसून सत्र में हमें विधानसभा का बदला हुआ नज़ारा देखने को मिलेगा, क्योंकि कई गाइडलाइन हैं, कई सावधानियां हैं। इस वजह से कई नए प्रावधान किए गए हैं और इसीलिए आप देख रहे हैं कि विधानसभा परिसर में अभी संसदीय मंत्री रविंद्र चौबे जी दौरा करने आए हुए हैं और जो व्यवस्थाएं हैं उसका जायजा ले रहे हैं। सबसे पहले जो व्यवस्था है, जैसे ही गेट में आप अंदर जाएंगे तो यहाँ पर आप देखिए थर्मिनल जो स्कैनिंग की व्यवस्था है वो है, जिसमें आपको कैमरे के ज़रिए तापमान है वो बता दिया जाएगा, जिससे ये पता लगेगा कि कोई ऐसा व्यक्ति जो बीमार है वो तो अंदर नहीं आ रहा है। इसके अलावा अन्य सुविधाएं हैं, बैठक व्यवस्था भी बदली गई है। क्या कुछ व्यवस्था रहेगी इस बार मानसून सत्र में, आइए बात करते हैं संसदीय मंत्री रविंद्र चौबे जी से। मंत्री जी, क्या इस बार कुछ नया कर रहे हैं आप लोग, क्या क्या बदलाव देखने को मिलेगा? देखिए, विधानसभा का सत्र हमको 6 माह में करना आवश्यक भी था, अनुपूरक पारित भी कराना है और सरकारी जो विधायी काम होते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण काम विधानसभा के माने जाते हैं, लगभग 11-12 विधेयकों का पारण भी इस विधानसभा सत्र में होना है। इसलिए विधानसभा सत्र आहूत किया जाना आवश्यक था। लेकिन माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय ने जिस तरीके से बहुत अच्छी व्यवस्था की हुई है, हर सदस्यों का मॉनिटरिंग कैसे करना है, उपस्थिति की जो संख्या है उसको उन्होंने लिमिटेशन किया हुआ है, टेम्परेचर पहले देखेंगे, ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन लेने की क्षमता देखेंगे और इस प्रकार से हर किसी का स्कैनिंग किया जाएगा। अंदर में जो विधानसभा सीटों में व्यवस्था किया गया है वो भी 2 चेयर के बीच में ग्लास लगाया गया है। ग्लास लगा के उसके बाद जो सिटिंग का डिस्टेंस है उसको मेंटेन किया गया है। तो बहुत प्रकार से अच्छी व्यवस्था करके विधानसभा सत्र बुलाया गया है। हालांकि हम लोगों ने 4 बैठकों का ये सत्र रखा है और मध्य प्रदेश की विधानसभा में तो बजट सत्र 3 बैठकों का हो रहा है। तो छत्तीसगढ़ की विधानसभा की जो परंपरा होती है और हमेशा जिस तरीके से यहाँ काम किया जाता है, अन्य बड़ी विधानसभाएं उसको अनुकरण करती हैं और इस बार हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की विधानसभा में ये पर्याप्त व्यवस्था किया गया है। तो नए एहतियात के साथ सुरक्षा और सावधानी को ध्यान में रखते हुए इस बार विधानसभा का मानसून सत्र होगा और इन्हीं सब व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए संसदीय मंत्री यहाँ पहुँचे हुए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि नई व्यवस्थाओं के तहत सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा और सुचारू रूप से विधानसभा संचालित हो सकेगी। कैमरामैन योगेश राव के साथ मोहन तिवारी, बंसल न्यूज़, रायपुर।
वहीं जशपुर में संविलियन को लेकर छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के शिक्षकों ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय से मुलाकात की। उन्होंने मांग रखी है कि संविलियन में क्रमोन्नति और वेतन बढ़ाने का जिक्र नहीं है। इन सब के बीच प्रदेश की सरकार हजारों शिक्षकों के संविलियन की तैयारी कर रही है। सहायक शिक्षकों की मांग है कि इस संबंध में सरकार आदेश जारी करे ताकि सहायक शिक्षकों को इसका लाभ मिल सके। वहीं विष्णुदेव साय ने भी सीएम भूपेश बघेल को लेटर लिखकर घोषणा पत्र की याद दिलाई। इसमें प्रमुख चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब जुलाई 2018 में हमारा संविलियन हुआ तो वर्ग 1 और 2 की तुलना में सहायक शिक्षकों का वेतन बहुत ही कम हो गया। 10,000 से 12,000 रुपए का लगभग अंतर हो गया और इसका प्रमुख कारण ये रहा कि हमें क्रमोन्नति नहीं दिया गया। अगर क्रमोन्नति देकर के हमारा संविलियन किया जाता तो निश्चित रूप से हमारा वेतन जो है उनके समतुल्य मिलता और इसी प्रकार हमारा जो है वेतन विसंगति वहीं से चालू हो गया। इसलिए हमारा प्रमुख मांग यही है कि प्रथम नियुक्ति जो तिथि है उसकी गणना करते हुए हमें क्रमोन्नति प्रदान किया जाए। प्रदेश सरकार की घोषणा पत्र के अनुसार प्रदेश के 16,278 शिक्षक पंचायत संवर्गों को 1 नवंबर से संविलियन किया जा रहा है, जिसमें कि इनके क्रमोन्नति उच्चतर वेतनमान का कोई उल्लेख नहीं है। अतः मेरी प्रदेश सरकार से मांग है कि इनके प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा गणना किया जाए ताकि इनको क्रमोन्नति और वेतनमान का लाभ मिल सके। और इस संदर्भ में फिलहाल सोनिया गांधी ही कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष बनी रहेंगी। सीडब्ल्यूसी की बैठक में यह फैसला लिया गया है। इससे पहले कांग्रेस के नए अध्यक्ष के नाम को लेकर मचे घमासान के बीच बयानबाजी का दौर हमें देखने को मिला। इस पर पक्ष विपक्ष की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई। छत्तीसगढ़ के भी नेताओं ने इस मुद्दे पर अपनी राय रखी। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने सोनिया और राहुल गांधी को पत्र लिखकर नेहरू गांधी परिवार पर आस्था जताई है। तो वहीं छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर राहुल गांधी का समर्थन किया। टीएस सिंहदेव ने राहुल गांधी के समर्थन में सोनिया गांधी को पत्र लिखा है। इधर सीएम भूपेश बघेल ने भी राहुल गांधी का समर्थन किया था। सोनिया गांधी जी को कंटिन्यू करना चाहिए और यदि कोई व्यक्तिगत ऐसा कारण है कि वो नहीं कर पा रही हैं तो अनिवार्य रूप से राहुल जी को ही फिर जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए। इसमें परिवार की ही बात नहीं होती है। ठीक है कि जिनको आप जानते हैं उनसे कंफर्ट लेवल रहता है, उनकी सोच क्या है, उनके काम करने का तरीका क्या है, हम जानते हैं। हर व्यक्ति वही चाहेगा कि अपने परिवार को वो व्यक्ति लीड करे जो सबसे सक्षम साबित होगा। तो आज भारत में सबसे सक्षम, सबको साथ लेके कांग्रेस परिवार के अंदर चलने वाले अगर कोई व्यक्ति हैं तो उनके नाम हम लोगों ने सुझाव के रूप में। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी 135 साल पुरानी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो गांधी परिवार से होना चाहिए, हमने निवेदन किया है। आदरणीय सोनिया गांधी जी ने 2004 से नेतृत्व संभाला। 2004 के उनके नेतृत्व में चुनाव लड़े थे और 10 साल यूपीए की सरकार केंद्र में सरकार में रही है। माननीय राहुल गांधी जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर जो बीजेपी के विजय रथ को भी रोकने में सफल हुए हैं। राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ में हो, कांग्रेस की सरकार बनी है। तो एकजुटता के साथ पूरे देश के कार्यकर्ताओं की जो मंशा है, गांधी परिवार से ही आदरणीय राहुल गांधी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, हम सबकी मंशा है। वहीं बीजेपी भी इसे मुद्दा बनाने से नहीं चूक रही है। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर और पूर्व सीएम रमन सिंह ने जमकर निशाना साधा और आरोपों की झड़ी लगा दी। ये नहीं जानता कि अध्यक्ष के 1 साल के कार्यकाल के बाद अध्यक्ष चुनने के लिए चर्चा होगी, राहुल गांधी जी को अध्यक्ष बनाने के लिए चर्चा होगी कि 23 नेताओं ने चिट्ठी लिखी है उस पर चर्चा होगी। आखिरकार नेहरू गांधी परिवार के बाहर वहाँ कोई व्यक्ति नहीं है, जो हैं वो सब पैरासाइट हैं, परजीवी। बिना नेहरू गांधी खानदान, फिरोज खान खानदान के बगैर वो राजनीति नहीं कर सकते। न किसी की इतनी कुवत बनाई गई है कि वो राष्ट्रीय स्तर पर करें। वो हर आदमी जो राहुल जी और प्रियंका जी के लिए खतरा होगा उसके कद नाप दे जाएंगे। वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल हो, गुलाम नबी आज़ाद हो और 24 सीडब्ल्यूसी के मेंबर हों, उनकी एक मांग हुई है। तो निश्चित रूप से
ये बताता है कि कांग्रेस के अंदर जो हालात हैं और कांग्रेस ने जो लगातार पराजय झेला है उसका निराशा अब वरिष्ठ नेताओं में भी दिखने लगा है और कांग्रेस इस मोड़ पे पहुंच चुका है कि अब लोग खुलेआम पार्टी के अंदर बोलने लगे हैं। छत्तीसगढ़ में पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल हमें देखने को मिला है। 18 पुलिस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। पीएचक्यू ने आदेश जारी कर दिए हैं। लखन पाटले रायपुर के नए एएसपी बनाए गए हैं। वाईपी सिंह बीजापुर एएसपी बनाए गए हैं। वहीं ओपी शर्मा बस्तर एएसपी बनाए गए। नेहा पांडे दुर्ग एएसपी बनाई गई हैं। कीर्तन राठौर कोरबा एएसपी बनाए गए हैं। उमेश कश्यप बिलासपुर एएसपी बनाए गए। वहीं गोरखनाथ बघेल कांकेर एएसपी बनाए गए। रमा पटेल पुलिस मुख्यालय रायपुर एएसपी बनाए गए। तो छत्तीसगढ़ में 18 पुलिस अधिकारियों के तबादले हमें देखने को मिले। कपरदा से खबर है जहां पर 7 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। रमन सिंह के भाई की बेटी और दामाद कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जिले में अब तक 302 लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। सीएमएचओ ने इसकी पुष्टि की है। वहीं बिलासपुर में अभी भी कई ऐसे इलाके हैं जहां बाढ़ का पानी लोगों के लिए आफत बना हुआ है। यहाँ के तिफरा सिगर गिट्टी के लोगों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग मुख्य मार्ग तक पहुंचने के लिए जान हथेली में लेकर आवाजाही कर रहे हैं। शिकायत के बाद भी नगर निगम ने अब तक वैकल्पिक व्यवस्थाएं नहीं की। जिले में हुई 2-3 दिनों की बारिश के बाद शहर के तमाम नदी नाले उफान पर है। इस वक्त हम नगर निगम क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 5 पर मौजूद है और आप देख सकते हैं कि ये वो इलाका है जो अभी हाल ही में नगर पंचायत से नगर निगम में शामिल हुआ है। और यहाँ के हालात को देख सकते हैं कि किस तरह से जो लोग हैं वो मजबूर हैं इन हालातों से होकर आने जाने के लिए। यहाँ पर प्रशासन ने अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की है। निगम का कोई अमला यहाँ तक नहीं पहुँच पाया है। चूंकि शहर से लगा हुआ ये क्षेत्र है, अब तक यहाँ पर निगम प्रशासन को पहुँच जाना चाहिए था। कई बार शिकायत भी की गई, बावजूद उसके यहाँ पर अब तक के निगम का कोई अधिकारी मौजूद नहीं है। आप लगातार यहाँ से आना जाना कर रहे हैं, कितने दिनों से? कहाँ कर रहा हूँ यार, ये 1 हफ्ता हो गया लगभग। तुम्हारा 1 हफ्ते से भरा हुआ, इससे भी ज्यादा था, पूरा यहाँ तक था। गणेश चतुर्थी में भगवान श्री गणेश लोगों के घर और मंदिर में विराजमान हैं, जहां पर भक्त भगवान की पूजा अर्चना बड़ी ही श्रद्धा के साथ कर रहे हैं। लेकिन आज हम आपको ऐसे अद्भुत गणेश जी की प्रतिमा से रूबरू करवाएंगे जो 100 साल पुरानी तो है ही, साथ ही इस प्रतिमा के पीछे एक दिलचस्प कहानी भी है। भगवान गणेश की ये प्रतिमा करीब 100 साल पुरानी है। कांकेर के संबलपुर की इस प्रतिमा की अनोखी कहानी भी है। लोगों की माने तो सैकड़ों साल पहले गणेश की मूर्ति तालाब में तैरते हुए लोगों को मिली थी और प्रतिमा को स्थापित करने के लिए बैलगाड़ी ले जाते समय 10 बैलगाड़ियों के पहिए भी टूट गए। इतना ही नहीं, जहां पर पहिए टूटे वहां से मूर्ति को भी कोई हिला नहीं पाया। मतलब जहां गणेश जी रुके वहीं गणेश भगवान विराजे और अब यहाँ पर विशाल मंदिर बन चुका है। पूर्वज हैं वो बताते हैं कि बांसला में ये मूर्ति तैरती हुई पाई गई थी। उसको जब बांसला से यहाँ लाने का विचार किया गया, श्री गणेश मल जी माहेश्वरी का परिवार था और चंपालाल जी टाटिया का जो परिवार था वो उसमें सहभागिता था और पग पग में उसके पहिए टूट जाते थे। गणेश भगवान के जो रथ था, बैलगाड़ी था, उसका पहिया टूट जाता था। उसके बाद वहाँ जहाँ पे पहिया टूटता था वहाँ पे फिर पूजा अर्चना करके दूसरे बैलगाड़ी में फिर भगवान को वहाँ विराजित करते थे। ऐसा करके 10 बैलगाड़ी के द्वारा यहाँ पर स्थापित किया गया। मंदिर के पुजारी लाल बहादुर मिश्र बताते हैं कि ये मूर्ति छोटी थी जो साल दर साल बढ़ रही है। पुजारी का दावा है कि इस मूर्ति में साक्षात भगवान का वास है। जो भक्त यहाँ आकर मन्नत मांगते हैं उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। इतिहास जो इनका है, पहले पुराने जो बुजुर्ग लोग यहाँ थे वो वहाँ पर लेकर के आए और यहाँ पर जब बैठ गए तो फिर वो उठे नहीं और यहीं पर उनका ये मंदिर बना है। यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं और जो भी अपनी मान्यता रखते हैं गणेश भगवान की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। और
बड़े दूर दूर से लोग आते, महाराष्ट्र से आते हैं, इधर दुर्ग भिलाई जितने भी आसपास के क्षेत्र हैं सभी लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं और जो भी उनकी मान्यता रहती है भगवान गणेश उनका पूरा करते हैं। जब से यहाँ पर आ रहे हैं, जान रहे हैं, हमारी मान्यता रही है कि हम यहाँ पर आस्था रखते हैं, इसलिए हम यहाँ पर आते हैं और हमको बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आने से। लेकिन यहाँ पर इच्छा पूर्ति होती है, जो भी मन्नत मांगो आपकी इच्छा ज़रूर पूर्ति होगी। कोरोना काल में यहाँ भीड़ जरूर कम है, लेकिन भक्तों की आस्था में कोई कमी नहीं है। लोग कोरोना काल में भी आ रहे हैं और इस महामारी से निजात पाने भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं। इस वक्त हम धर्मनगरी कहे जाने वाले ग्राम संबलपुर में खड़े हैं। इस संबलपुर के जो गणेश मंदिर है इसकी एक बड़ा ही रोचक इतिहास है। इसके बारे में ये बताया जाता है कि जो मंदिर है 100 साल लगभग पुराना मंदिर है। यहाँ जो गणेश जी की स्थापना, मूर्ति की जो स्थापना की गई है वह जीवित अवस्था में बताया जाता है। इसके इतिहास पर अगर गौर किया जाए और जो लोगों की बातों को अगर माना जाए तो ये बताया जाता है कि ये जो गणेश जी की मूर्ति है ये गढ़बासला के तालाब में तैरती हुए मिली थी, जिसको वहाँ से लाया गया। तो इसे लाते वक्त तकरीबन जो 10 बैलगाड़ियां हैं वो उनके पहिए टूट गए। उसके बाद आखिरी में ये जो गणेश जी भगवान हैं वो संबलपुर के धर्मनगरी में स्थापित कर दिया गया, जहां से उन्हें 1 इंच भी टस से मस नहीं किया जा सका। जिसके बाद से जो गणेश मंदिर है ये आस्था का केंद्र बना हुआ है। हर साल यहाँ पर गणेश चतुर्थी के जो पर्व है वहाँ पर श्रद्धालु पहुँचते हैं और बड़ी दूर दूर से आते हैं। उनकी जो मन्नतें हैं, मनोकामना है वो पूरी होती है। हालांकि इस बार जो कोरोना काल है उसको देखते हुए तमाम जो सावधानियाँ हैं वो बरती जा रही, लेकिन जो श्रद्धालु हैं मन्नतें मांग रहे हैं और उनको नमन कर रहे हैं। प्रकाश ठाकुर, बंसल न्यूज़,